नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक सीरीज की शुरुआत किए थे और उस सीरीज का यह दूसरा वीडियो। पहला वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो जाइए पहला वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो में हम लोगों ने 10 तक प्रश्न किए थे, ठीक है, 10 तक प्रश्न किए थे और इस वीडियो में हम 11 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए जल्द से देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E के दिशा से 90 डिग्री से घूर्णित करने में किया गया कार्य। पहले हम देख कह रहा है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो हम एक समरूप विद्युत क्षेत्र ले लेंगे, ठीक है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। अब कह रहा है, फिर थोड़ा सा बैक आते हैं हम लोग। कह रहा है देखिए, एक द्विध्रुव को कह रहा है, किसको रखा गया है, ठीक है, घूर्णित कर रहा है, लेकिन किसको कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को, ठीक है। कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव पहले इस दिशा में था, कहने का मतलब उसका है कि पहले इस दिशा में था, अब घूर्णित कर रहा है इस डिग्री में, ठीक है, पहले इस दिशा में था, अब इस दिशा में कह रहा है। कहने का मतलब कि हमारा विद्युत क्षेत्र ये हो गया विद्युत क्षेत्र, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। और इसी दिशा में कह रहा है ना कि विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से, यानी पहले इस दिशा में था हमारा, इसे P से दर्शाते हैं। तो क्या एक दूसरे की ये पैरेलल है, और आपको मालूम है जब भी दो सदिश एक दूसरे का पैरेलल या अदिश दो एक दूसरे का पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का कोण जो बनता है 0 डिग्री का बनता है, ठीक है। एक तो पता चल गया इनके दोनों बीच का कोण पहले 0 डिग्री बनता था। अगर हम मान सकते हैं इसको θ1, तो मान लीजिए पहले इनके दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, विद्युत क्षेत्र का मान इधर है और विद्युत ध्रुव भी इधर ही है, और इधर ही से क्या कर रहा है, घूर्णित कर रहा है, इधर ही से घूर्णित कर रहा है। कैसे? ऐसे लेकर ऐसे घूर्णित कर रहा है और फिर 90 डिग्री कोण बन जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे दोनों एक ही क्षेत्र में जब पहले था तो उनके बीच का कोण जो बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यानी θ1 का मान 0 डिग्री, अब 90 डिग्री पर घूर्णित कर दिया, ठीक है। पहले ऐसे था 0 डिग्री पर, अब 90 डिग्री पर घूर्णित कर दिया, यानी θ2 हो गया, और θ2 का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बस हमारा यही तक काम था, हमारा काम यही तक था। और अब निकल जाएगा, कह रहा है कि निकालिए कार्य, ठीक है, कार्य निकालिए, यानी कार्य बराबर आपको फॉर्मूला होता है P cos θ1 माइनस cos θ2, हमारा निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब W बराबर हो जाएगा P का, यानी आघूर्ण है और आघूर्ण का मान हमारा नहीं दिया है, ठीक है, तो आघूर्ण की जगह पर हमारा आघूर्ण हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र का भी मान नहीं दिया है तो इसकी जगह पर यही हो जाएगा। और cos θ1 का मान दिया है, θ2 का मान दिया है, तो θ1 का मान कितना दिया है, देखिए तो θ1 का मान 0 डिग्री दिया है, ठीक है, और θ2 का मान दिया है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए P का सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, ठीक है, cos 0 डिग्री का मान क्या था 1, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, W P हो जाएगा, ठीक है, W P क्या हमारा ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। 2P, हमारा 2P आया ही नहीं, P आया है, P/2 नहीं है, हमारा P आया है, हाँ ये आया है, देखिए मिल रहा है ना हमारा आंसर, तो सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बस हमारा θ देखना था, बस किस दिशा में है, पहले विद्युत क्षेत्र के दिशा में था, यानी पैरेलल था, पैरेलल होगा, जब भी पैरेलल होगा तो ये मान लीजिए कह रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र है और इसी दिशा में पहले रखा गया है, ठीक है, इसे विद्युत क्षेत्र मान लीजिए, ब्लू कलर का जो मार्कर है इसे विद्युत क्षेत्र मान लीजिए, और इसे मान लीजिए द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव मान लीजिए, इसी दिशा में रखा गया था, इन दोनों का बीच 0 डिग्री बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस पे रख देंगे 0 डिग्री नहीं बन जाएगा। अब कह रहा है कि इसी को 90 डिग्री पर घुमा दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पर, तो अब दोनों के बीच कोण कितना बना, 90 डिग्री, यानी θ1 का मान 0 डिग्री और θ2 का मान 90 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब यही था हमारा, बस उसके बाद फॉर्मूला लगा देना था, उसके बाद हमारा आंसर आ जाना था, ठीक है, आंसर P, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है।
इसको मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 12 नंबर, एक अल्फा कण, ठीक है, एक अल्फा कण है 15 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये जो अल्फा कण है, ये अल्फा कण है कहाँ स्थित है? 15 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। किस में स्थित है? विद्युत क्षेत्र में। चलिए हम विद्युत क्षेत्र के पहले दे देते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र देते हैं, ठीक है। ये हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। और इसी में क्या कहा गया है कि इसी में अल्फा कोण को रखा गया है, इसमें अल्फा कोण, तो ऑफकोर्स इस पे बल लगेगा। ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये जो मैं तीर जैसा चिन्ह दिया, इसे विद्युत क्षेत्र से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान दिया कितना? 15 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सॉरी, इसका तीव्रता दिया है, ठीक है, तीव्रता दिया है, ये तीव्रता है, ठीक है। क्योंकि तीव्रता को हम न्यूटन पर कूलम से दर्शाते हैं। किधर है? न्यूटन पर कूलम से दर्शाते हैं, इसलिए इसका ये तीव्रता है, ठीक है। तो तीव्रता हमारा दिया है कितना? 15 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब कह रहा है कि इस पे जो बल लग रहा है, इस अल्फा कण पर जो बल लग रहा है उसका मान निकालिए, उसका मान निकालना है, ठीक है। तो अल्फा कण होगा तो इस पे जरूर आवेश होगा कि नहीं होगा? इस पे आवेश होगा। तो देख लेते हैं पहले निकालने का बल कितना लग रहा है इस पे। कोई भी किसी भी जब विद्युत क्षेत्र में हम रख देते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी आवेश को, तो उस पे बल लगता है। कितना बल लगता है दोस्तों? F इक्वल टू, बात किया जाए F इक्वल टू QE बल लगता है, ठीक है। F इक्वल टू QE बल लगता है। कोई भी हो, समरूप विद्युत क्षेत्र में बल का मान इतना ही लगता है, ठीक है। तो अब हमारा देखते हैं, अब यही तो बल कह रहा है निकालने के लिए, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है विद्युत बल का मान निकालिए, कह रहा है, तो यही बल तो निकालना है हमें। अब लेकिन शर्त यह है कि हमें विद्युत क्षेत्र का मान दिया है और आवेश का मान नहीं दिया है, यानी अल्फा कण पर कितना आवेश है उसका मान नहीं दिया है, वही हमें निकालना है, तब जाकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आवेश पर, इस अल्फा कण पर कितना आवेश है इसका मान, तभी तो हम निकालेंगे ना। तो इस अल्फा कण पर कितना आवेश है उसका मान निकालते हैं पहले। तो देखिए अल्फा कण को He, ठीक है, अल्फा कण को He2+ यानी हीलियम 2+ से दर्शाते हैं, ठीक है। किसी भी दर्शाने का एक एथी होता है, हीलियम को He से लिखते हैं और इस अल्फा कण को He2+ से दर्शाते हैं। 2+ का यहाँ मतलब है 2 प्रोटॉन, ठीक है। 2+ का यहाँ मतलब है 2 प्रोटॉन, और 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं अगर चिन्ह की बात ना की जाए तो। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है अगर चिन्ह की बात ना की जाए तो ठीक है। इस पे कितना, और तो हमारा आवेश का यहाँ से निकलेगा। देखिए कैसे कैसे आवेश निकलता है हमारा, ठीक है। तो अगर 2 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बात की जाए 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, तो अब क्या यहाँ से निकल जाएगा? आवेश की बात की जाए वहाँ से, यहाँ से इस आवेश की बात किया जाए तो कितना इस पर आवेश है? 2E है, क्योंकि हम हीलियम को अल्फा आवेश से लिख रहे हैं, क्योंकि इस पर इतना आवेश है तो 2E है। तो 2E, आई का मान कितना है? 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब गुना कर दीजिए, हो जाएगा कितना? 32 गुने 10 के पावर माइनस 3.2 गुने 10 के पावर -19, ठीक है। इस पे इतना आवेश हो जाएगा। अब हमारा विद्युत क्षेत्र का मान भी पता है और आवेश का मान भी पता चल गया, तो क्या हमारा बल निकल जाएगा? अब निकल जाएगा, निकालिए बल, अब निकालिए, निकल जाएगा। बल निकालते हैं, F इक्वल टू Q होता है, वहाँ दर्शाया गया है। और आवेश कितना है? 3.2 गुने 10 के पावर -19, ठीक है। इतना आवेश। अब विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है? 15 गुने 10 के पावर 4, इतना दिया है। अब गुना करिए, 5 दूनी 30 है, अब 5 45 से 3 48, 1.0 हो गया, और -19 है और 10 4 घट गया, तो कितना बचा? 10 के पावर -15 बचा ना, इतना बचा। क्या हमारा ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए तो इतना बल लग रहा होगा, तो क्या हमारा ऑप्शन में है? 4.8
4.8, 0.4, 8.4 है ही नहीं। तो घबराने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए कैसे नहीं घबराने का ज़रूरत है। देखिए 10 के अगर ये 48 है, ठीक है, 48 और 48.0 है तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर इसका 10 एक जीरो नीचे ले ले तो क्या यहाँ 14 बच जाएगा? एक जीरो हम नीचे ले ले तो क्या यहाँ पर 14 बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। और इस 10 को हम 48 से भाग कर देते हैं, ठीक है। भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा। अब क्या हमारा आंसर दे रहा है, देखिए तो हम लिए 4.8 गुना 10 की पावर माइनस 14। हाँ देखिए पहले का हमारा आंसर है 4.8 गुना 10 के पावर माइनस 14, ठीक है, पहला आंसर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। और अगला देखते हैं हम लोग। तो इसको अगला कह रहा है दो समान आवेश, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है दो समान आवेश Q माइनस Q, ठीक है, दो समान आवेश दिया है Q और माइनस Q है, को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, ठीक है, रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा जाता है। इन तीनों आवेशों की संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, फिगर के तौर पर समझते हैं। फिगर के तौर पर कह रहा है दो समान आवेश, ठीक है, ये दो समान आवेश है, ठीक है, और इधर ले लेते हैं, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है और यहाँ पर प्लस Q है। दो समान आवेश ले लिया हम लोगों ने, कह रहा कि दोनों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर Q रखा गया है, यानी ये दूसरे एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ये इस दूसरे पर बल लगा रहे हैं, और इन्हीं के ये रेखा जो मिला रही है इन दोनों के बीच, इनके मध्य पर Q आवेश रखा गया है, ठीक है, Q आवेश रखा गया है। तो बताना है हमें तीनों आवेश को संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। कह रहा है कि ये जो तीनों आवेश पर संतुलन का मान, कह रहा है कि ऐसा कितना आवेश इस पर लग रहा है, ऐसा कितना आवेश इस पर लग रहा है कि ये तीनों एक दूसरे, मतलब ये इधर ज़्यादा ना खींचे और उसको उधर ना खींचे, यानी अपने जगह पर है, जिस केंद्र पर है, जिस मध्य बिंदु पर है वहीं रहे। ये इसको इधर खींच के इधर ना ला दे और ये इसको खींचकर इधर ना लाए। कितना बल लग रहा है जो मान संतुलित रहे। तो चलिए निकालते हैं। संतुलन निकालने के लिए ये इसके कारण इस पर बल लगा रहा होगा और ये इसके कारण इस पर बल लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, ठीक है। संतुलन के लिए तीनों के बीच संबंध लगाना जरूरी है ना, तो ये इसके लगा रहा होगा और ये इस पे बल लगा रहा होगा। तो चलिए निकालते हैं। पहले इसके कारण इस पे बल निकाल लेते हैं कितना लग रहा है। यानी मान लीजिए अपॉन ये निकाल लिए, अपॉन क्या है, ये Q के कारण Q पर लग रहा है, यानी Q और ये Q लग रहा है, ठीक है। कितना लगता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, यही ना लगता है, ठीक है। निकालते हैं तो कहता है, और 1 आप लोग पता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो मान होता है एक नियतांक होता है, ठीक है, नियतांक इसका मान भी होता है 9 गुने 10 के पावर 9। तो इसको हम इस बराबर लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा Q गुने Q बाई आर स्क्वायर। इतना ये इस पे इतना बल लगा रहा है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब देखते हैं अब ये इस पे बल कितना लगा रहा है, ठीक है, ये इस पे बल कितना लगा रहा है। तो ये Q लगा रहा है किस पर, प्लस Q पर, ठीक है। कितना भाई Q की जगह पर Q हो जाएगा और ये गुने प्लस Q बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मध्यम रुकी तो इसके बीच से कुछ दूरी होगा R, और यहाँ से इसके बीच कुछ दूरी होगा R, और पूरा दूरी कितना हो जाएगा 2R, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मध्य में रखा गया है, यानी यहाँ से इसके बीच R होगा तो यहाँ से इसके बीच भी RA होगा, क्योंकि मध्य में रखा गया है। और पूरा दूरी कितना हो जाएगा, तो 2R, दोनों को जोड़ दिया 2R, तो हमारा ये R स्क्वायर तो ये निकल गया। और इसके बीच का दूरी कितना है, क्योंकि इसके बीच निकाल रहे हैं ना, तो इसके बीच का दूरी कितना है 2R, तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2R का स्क्वायर हो जाएगा। अब K इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना बराबर K Q गुने प्लस Q बटा में 4R स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब कह रहा है कि मान संतुलित रहे, ठीक है, मान संतुलित यानी बराबर, संतुलित यानी बराबर है ना होगा भाई, ना उधर जाए ना इधर जाए, यानी बराबर रहे मान।
तो बराबर इसको कर देते हैं दोनों को, हम इसको दोनों क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो बराबर कर देते हैं इसको। यहाँ पर देखिए के क्यू मल्टीप्लाई क्यू बाई आर स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा के क्यू गुने प्लस क्यू बाई 4r स्क्वायर। अब नियतांक से नियतांक खत्म हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक क्यू से ये क्यू खत्म हो जाएगा। बचा क्या बचा क्यू इक्वल टू क्यू बाई 4। ठीक है, अरे यार सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिए। हमारा प्रश्न में क्या है, माइनस है, हम लोग प्लस दिए थे। अब यहाँ माइनस है ना, तो अब ये माइनस यहाँ, तो यहाँ भी सुधार करना पड़ेगा। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये क्यू से कट गया स्टॉप। ठीक है, अब हो जाएगा क्या माइनस क्यू बाई 4। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4। अब क्या हमारा इतना आंसर आ रहा है, देखिए तो देखते हैं। हमारा आंसर देखिए सी द करेक्ट आंसर है। देखिए माइनस क्यू बाई 2 तो आया नहीं है, प्लस क्यू बाई 4 आया नहीं है, हमारा आया है तो माइनस क्यू बाई 4 आया है। ठीक है, देख लेते हैं अगला। कह रहा है दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच बल F लग रहा है। दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, और उनके बीच का बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है, F लग रहा है। आगे कह रहा है यदि एक आवेश स्थिर हो तो दूसरा आवेश उसके चारों ओर, किसके चारों, r त्रिज्या के वृत्त के परिक्रमा कर रहा हो। ठीक है, हमारा प्रश्न कह रहा है सीधे इस एक एथी से समझिए, फिगर से समझिए एक। ठीक है, कह रहा है कि एक आवेश स्थिर हो, एक आवेश स्थिर है, ठीक है, और दूसरा आवेश क्या हो, पढ़िए ध्यान से, और दूसरा आवेश इस वृत्त का, r त्रिज्या वाले वृत्त का चक्कर लगा रहा हो। ठीक है, r त्रिज्या वाले, ये r त्रिज्या का, इसका वृत्त माइनस क्यों चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रहा है इसका। ठीक है, और इनके बीच का बल कितना लग रहा है भाई, F लग रहा है इनके बीच। ठीक है, कितना बल लग रहा है, F लग रहा है। तो कह रहा है कार्य परिक्रमा करने पर कार्य क्या होगा। अगर ये परिक्रमा कर रहा है तो बताइए इसका कार्य क्या होगा, बताइए। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यही होता है। बल F लग रहा है, और विस्थापन देख लेते हैं कितना लग रहा है। बल तो हमारा F का लग रहा है, लेकिन विस्थापन कितना लग रहा है, चलिए निकाल लेते हैं पहले विस्थापन कितना लग रहा है। अब देखिए कह रहा है कि एक आवेश स्थिर है, हमारा एक आवेश स्थिर है और दूसरा आवेश क्या है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अगर ये अगर मैं चलना स्टार्ट करूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ ऐसे, तो मेरा प्रारंभिक वेग क्या था, मैं यहाँ चलना, यानी मेरा प्रारंभिक वेग 0 होगा। मैं अभी शून्य था, शून्य से चलना प्रारंभ कर रहा हूँ, यानी इसका प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा ना 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा इसका माइनस क्यू का 0 हो जाएगा। अगर मैं चलना स्टार्ट किया, फिर वहीं आके रुक गया, यहीं आके रुक गया, यानी अंतिम वेग भी मेरा 0 हो गया। ठीक है, 0। और ये कह रहा है, यही ना कह रहा है भाई कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यानी अभी ये क्या है, इसका वेग जो है 0 है, अभी इसका फिलहाल वेग 0 है, रुका हुआ है, तब चलना प्रारंभ करता है। तो ये चलना प्रारंभ किया, आया, फिर यहीं आया, फिर यहीं पर आके रुक गया, यानी इसका अंतिम वेग भी, यानी V2 भी क्या हो गया, 0 हो गया। तब विस्थापन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1, अंतिम में से पहले वाले घटा दीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ V2 क्या है, अगर इसको हम लिखा गए, हमारा दिया है बल F दिए, तो F का F लिख देते हैं हम लोग। अगर और विस्थापन क्या है हो रहा है, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, और कॉस थीटा भी छोड़ दीजिए ना दोस्तों। अब ये देखिए F और V2 कितना है, V2 हमारा 0 है, अंतिम एक 0, क्योंकि वहाँ पर जाकर रुक जा रहा है, फिर चलना स्टार्ट कर रहा है, तो V2 0, और V1 क्या है, 0 है। अब उससे हमारा मतलब ही नहीं। जब ये 0 हो गया दोस्तों, तो अब 0 में किसी भी संख्या से या किसी भी सदिश अदिश से कुछ भी गुना कीजिए, उसका मान 0 के बराबर आएगा। ठीक है,
मान 0 के बराबर। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, देखिए हमारा डी ऑप्शन 0 दिया है। आप कहीं से भी चलना प्रारंभ किए, अभी रुके हुए हैं यानी आपका वेग 0 है, फिर आप चलना स्टार्ट कीजिए, फिर यहीं पर आ गए तो अंतिम वेग भी आपका 0 हो जाएगा। तो विस्थापन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, घटा दीजिए 0 है और 0 से किसी भी में गुना कीजिए, उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता है यहाँ तक किसी आपको दिक्कत होगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, जाने वाला किधर है, ठीक है, अगला हमारा प्रश्न कह रहा है किसी आवेश खोखला गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होगा। कोई आवेशित गोला खोखला गोला है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से, ठीक है, खोखला गोला है, चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होगा। कह रहे हैं खोखला गोलाकार है और उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो चलिए खोखला गोलाकार ले लेते हैं। सबसे पहला आवेशित खोखला गोलाकार मान लीजिए क्या है, ये खोखला गोलाकार है, ठीक है, मान लीजिए कैसा भी मान बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी एक मान लीजिए, ये खोखला गोलाकार है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे आवेशित किया जाता है, इस पर आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है इस पर। तो खोखला गोलाकार दोस्तों अपनी एक क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, खोखला गोलाकार एक अपनी क्वालिफिकेशन क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं। अगर इस पे मान लीजिए कोई आवेश दिया जा रहा है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश इस पर दिया जा रहा है, क्या दिया रहा है, प्लस क्यू इस पर आवेश दिया जा रहा है। तो ये क्या करता है, खोखला गोलाकार करता है, ये प्लस क्यू सगरी विस्तृत कर देता है, ठीक है, बाहर, अंदर नहीं। ये खोखला है, ये ठीक है, ये खोखला है और ये सब उसके बाहरी परत है, ठीक है, ये सब उसकी बाहर, तो ये बाहरी परत पर विस्तृत कर देता है क्या, आवेश, जो भी इस पे आवेश दिया जाता है, ठीक है, खोखला गोला पे ये विस्तृत कर देता है। इसकी ये अपनी क्वालिफिकेशन है, ये सिर्फ खोखला गोला में ही होगा, ठीक है, ये सिर्फ खोखला गोला में ही होता है, ठोस गोला में नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ खोखला गोला में हो सकता है। और ये जो कि ये खाली है, खोखला है, और इस पे जब आवेश दिया जाता है तो ये क्या होता है, चारों ओर विस्तृत हो जाता है, ठीक है, और अंदर इसके बीच क्षेत्र का मान 0 रहता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब एरोप्लेन जब चलती है, अपने वायु में चलती है, तो उसमें देखिए इतना बिजली गड़गड़ करता है, मौसम खराब होता है, फिर भी अंदर जो बैठे पैसेंजर होते हैं उनको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो होता है ना, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ये प्लेन जो होता है ना, प्लेन, ये प्लेन कैसे बनेगा भाई, ये प्लेन होता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है ना, ई 0 होता है, विद्युत क्षेत्र का मान ई 0 होता है। जो भी तड़का उड़का जो भी गिरता है तो ये अपने अंदर क्या करता है, चारों ओर विस्तारित कर लेता है, ठीक है, जो भी तड़का गिरता है चारों ओर विस्तार कर देता है, और विस्तार करके इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जाने ही नहीं देता है, रोक के रखता है, ठीक है, क्या करता है, रोक के रखता है, जाने नहीं देगा और पैसेंजर सेफली अपने जगह पर पहुंच जाते हैं। ये भी एक खोखला गोला है दोस्तों, देखिए, तो ये भी एक खोखला है कि नहीं है, ये भी खोखला है, अंदर से खोखला है, सिर्फ पैसेंजर है, लेकिन ठोस गोला में ऐसा नहीं होता है, ठोस गोला में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, सी द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर।